रात के बाद की दस्तक, सुबह होने तक राघव की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन घर के बाहर की मिट्टी अभी भी भीगी हुई थी। आंगन में फैले कीचड़ पर साफ दिखाई दे रहे थे नंगे पैरों के निशान, छोटे, पतले, बिल्कुल उसी लड़की के। राघव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। निशान सीधे उसके घर के दरवाजे तक आए थे, लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे, जैसे वो अंदर आई हो और फिर कहीं गायब हो गई हो। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। पीछे से उसकी मां की आवाज आई, बेटा बाहर क्या देख रहा है इतनी सुबह? राघव ने जल्दी से मिट्टी पर पानी डाल दिया, निशान मिटाने की कोशिश करते हुए। कुछ नहीं मां, बिल्ली होगी शायद। लेकिन उसके शब्द खुद उसे झूठ लग रहे थे। उस दिन पूरा गांव उसी लड़की की चर्चा कर रहा था। 3 दिन पहले श्मशान में एक अर्धजली लाश मिली थी, एक जवान लड़की की। पुलिस आई, फोटो लिए और मामला अज्ञात शव कहकर बंद कर दिया। गांव वालों ने कहा वो कोई शहर की लड़की थी, रास्ता भटक गई होगी। लेकिन बूढ़ा पुजारी हरिदा कुछ और ही कह रहा था। चौपाल पर बैठकर उसने धीमी आवाज में कहा, हद जले, शव कभी शांति से नहीं जाए, खासकर जब मौत अन्याय से हुई हो। राघव वहीं खड़ा सुन रहा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अचानक गांव का एक आदमी बोला, राघव तू तो रात श्मशान की तरफ गया था ना, कुछ देखा क्या? राघव के गले में शब्द अटक गए। उसने झूठ बोल दिया, नहीं कुछ नहीं। लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। चौपाल से थोड़ी दूर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वही लड़की खड़ी थी। सफेद सलवार, भीगे बाल और वही खाली आंखें। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। राघव के हाथ से पानी का लोटा गिर गया। क्या हुआ? गांव वाले बोले। राघव ने दोबारा देखा, पेड़ के नीचे कोई नहीं था। सब लोग उसे घूर रहे थे। तबीयत ठीक है? हरिदास ने पूछा। राघव ने सिर हिलाया और वहां से भाग गया। उस रात उसने अपने कमरे की खिड़की बंद कर दी, दरवाजे पर कुंडी लगाई, बत्ती जलती छोड़। मां ने पूछा, इतना डर क्यों रहा है? राघव चुप रहा। रात के लगभग 1:30 बजे उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, टक टक टक। इस बार खिड़की पर। राघव ने चादर सिर पर खींच ली। आवाज बंद नहीं हुई। टक टक टक। फिर धीरे धीरे खिड़की खुद खुलने लगी। हवा अंदर आई, कमरे की बत्ती झपकने लगी। राघव ने हिम्मत करके आंखें खोली। खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसके माथे पर जलने के निशान थे, होंठ फटे हुए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो डरावनी नहीं लग रही थी, वो जैसे मदद मांग रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे बचाओ। राघव के होंठ सूख गए। कौन हो तुम? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस एक उंगली उठाई और घर के पीछे पुराने कुएं की तरफ इशारा किया। फिर गायब। खिड़की अपने आप बंद हो गई। राघव पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही उसने तय किया वो कुएं के पास जाएगा। घर के पीछे वह पुराना कुआं सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उसमें एक बार बच्चा गिर गया था, तभी से कोई पास नहीं जाता। राघव जब वहां पहुंचा तो हवा अजीब ठंडी थी। कुएं के पास मिट्टी नई नई खुदी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ दबाया हो। राघव ने लकड़ी से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही मिनट में उसकी लकड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। उसने हाथ से खोला, एक पुराना कपड़े का बैग निकला, भीगा, सड़ा हुआ। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर एक मोबाइल फोन था, पूरी तरह की तरह से। साथ में एक चांदी की वायर। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, क्या ढूंढ रहा है वहां? राघव ने पलट कर देखा, गांव का सरपंच उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया।
खासकर बलवीर को नहीं। राघव हैरान रह गया। माँ, आप जानते हो ये किसकी है? माँ की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीरे से कहा, "किसने?" दरवाजा अपने आप वीडियो का सच। राघव के हाथ कांप रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। रिकॉर्डिंग रात की थी। कैमरा शायद किसी छुपी जगह से लगाया गया था। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन चेहरे साफ दिख रहे थे। स्क्रीन पर वही श्मशान था। आग जल रही थी और उसके सामने 3 लोग खड़े थे। पहला सरपंच बलवीर सिंह, दूसरा उसका बेटा विक्रम, तीसरा चेहरा देखकर राघव का दिल जैसे रुक गया। वो था गांव का पुजारी हरिदास। वीडियो में लड़की रो रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। वह बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे जाने दो। बलवीर ने उसके बाल पकड़कर कहा, तूने देख लिया है, अब जिंदा नहीं जा सकती। अगले ही पल वीडियो हिल गया। चीख सुनाई दी। आग भड़क उठी और वीडियो अचानक बंद। राघव के हाथ से मोबाइल गिर गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उसकी मां बिस्तर के किनारे बैठ गई। चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। राघव चीखा, ये क्या है? ये लड़की कौन थी? मां ने पहली बार सब कुछ बताना शुरू किया। उसका नाम अनामिका था। शहर से आई थी। 2 महीने पहले स्कूल में नई शिक्षिका बनकर आई थी। सीधी सादी लड़की थी। सब उसे पसंद करते थे। राघव चुपचाप सुन रहा था। मां बोली, लेकिन उसने एक रात कुछ देख लिया था। बलवीर और उसके दोनों का सच। क्या सच? मां की आवाज टूटी। गांव के पीछे जो सरकारी जमीन थी, बलवीर उसे बेच रहा था। नकली कागज बना था। हरिदास भी उसके साथ था। अनामिका ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। वो पुलिस जाने वाली थी। राघव की सांसें तेज हो गई। फिर मां ने सिर झुका लिया। फिर वो अचानक गायब हो गया। सबको कहा गया, चली गई। राघव सोचा, वो गई नहीं, उसे मार दिया गया और जिंदा जलाया गया। उस रात राघव सोने, मोबाइल उसके सामने रखा था। तो बार-बार वीडियो देखा। हर बार लड़की की चीख और साफ सुनाई देती। रात के 3 बजे अचानक बिजली चली गई। तभी उसे लगा वीडियो काफी नहीं है। राघव की आवाज फट गई, तुम क्या चाहती हो? अनामिका ने कांपते हाथ से अपनी गर्दन की ओर इशारा किया। वहां एक टूटा हुआ लॉकेट लटक रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, सच आधा है, बाकी कुएं में नहीं। राघव कानों में बस वही शब्द गूंजते रहे, बाकी कुएं में नहीं। अगली सुबह राघव ने अकेले श्मशान जाने का फैसला किया। मां ने रोका, मत जा बेटा, ये लोग खतरनाक हैं। राघव ने पहली बार मां की आंखों में देखकर कहा, अगर आज नहीं गया तो वो फिर किसी और को मार देंगे। वह निकल पड़ा। गांव के बाहर पुराना श्मशान दिन में भी डरावना लगता था। जली लकड़ियों की गंध अब भी हवा में थी। वह उसी जगह पहुंचा जहां उस रात अनामिका खड़ी थी। जमीन पर राख फैली हुई थी। राघव ने इधर उधर देखा। अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसके नीचे कुछ चमक रहा था। उसने पत्थर हटाया। वहां आधा जला हुआ लॉकेट पड़ा था, उसी डिजाइन का जैसा अनामिका ने दिखाया था। राघव ने उसे उठाया। लॉकेट खुला। अंदर एक छोटी फोटो थी, लेकिन फोटो में अनामिका नहीं थी। फोटो में एक छोटा बच्चा था, लगभग 5 साल का, और उसके पीछे खड़ी थी राघव की मां। राघव की सांस अटक गई। उसके हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अनामिका का उसकी मां से क्या रिश्ता था? उसी समय पीछे से सूखी लकड़ी टूटने की आवाज आई। राघव पलटा। विक्रम खड़ा था, सरपंच का बेटा। उसके साथ 2 आदमी और थे। विक्रम मुस्कुराया। बहुत खोजबीन कर रहा है आजकल। राघव पीछे हटने लगा।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। विक्रम ने जेब से वही चांदी की दूसरी पायल निकाली। ये ढूंढ रहा था ना। राघव की आंखें फैल गई। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुमने वीडियो देख लिया, हमें पता चल गया। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एक आदमी उसके मुंह पर विक्रम उसके गाल को पकड़ चुका। जिसे तू बहुत समझ रहा है, वो भूत नहीं है। विक्रम के साथ वो अभी भी जिंदा है। जिंदा? तो फिर जिसे भूत समझा वही गवाह थी। राघव की आंखों में गुस्सा और डर एक साथ था। उसके हाथ पीछे बंधे थे। सिर अभी भी दर्द से फटा जा रहा था। सामने बलवीर सिंह कुर्सी पर बैठा था, जैसे कोई फैसला सुनाने आया हो। और उसके ठीक पास अनामिका खड़ी थी, जिंदा, सांस लेती हुई। राघव के मुंह से बस एक शब्द निकला, तुम। अनामिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आंखें झुकी हुई थीं, जैसे वह खुद उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। बलवीर हंसा। भूत से डर गया था ना, पूरे गांव को बेवकूफ बना दिया इसने। राघव समझ नहीं पा रहा था। उसका दिमाग उस वीडियो, श्मशान, लड़की की आवाज, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह चीखा, अगर तुम जिंदा हो तो वीडियो में जिसे जलाया गया वो कौन थी? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अनामिका की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जवाब बलवीर ने दिया, तेरी माँ की छोटी बहन। राघव का खून जैसे जल गया। उसने कुछ सेकंड तक कुछ सुना ही नहीं। क्या? बलवीर ने आगे झुककर कहा, जिसे तू अपनी मौसी समझता भी नहीं, वही थी। सालों पहले शहर चली गई थी, अचानक वापस आई। अनामिका की मदद कर रही थी, गलत समय पर गलत जगह पहुंच गई। राघव के चेहरे से रंग उड़ गया। यानी जिस लड़की को वह देख रहा था वो उसकी मौसी नहीं, अनामिका थी। और असली लाश उसके अपने परिवार की थी। उसका गला सूख गया। मां ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अनामिका पहली बार बोली, क्योंकि वो मुझे बचा रही थी। राघव ने उसकी तरफ देखा। अनामिका की आवाज कांप रही थी। उस रात मुझे भी पकड़ लिया गया था, लेकिन तेरी मां ने मुझे पीछे वाले रास्ते से भगा दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं बच गई तो एक दिन सच सामने ला सकती हूँ। लेकिन तेरी मौसी, उन्होंने खुद को मेरे कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े, तेज, अनियंत्रित। वो समझ गया, उसकी मौसी को अनामिका समझकर जिंदा जला दिया गया था, और उसकी मां ने ये रात छुपा कर रखा ताकि बेटा जिंदा रहे। बलवीर अचानक खड़ा, उसका चेहरा सख्त हो गया। बहुत कहानी हो गई, अब ये लड़का भी जिंदा नहीं रहेगा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। दो आदमी आगे बढ़े, तभी अनामिका बीच में आ गई। नहीं, इसे मत मारो, मैंने कहा था सिर्फ डराना है। बलवीर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। कमरे में आवाज गूंज गई, तू भूल गई है कि तेरी माँ अभी हमारे कब्जे में है? राघव सन्न रह गया। अनामिका जमीन पर गिर गई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब सब साफ है, वो बलवीर के साथ नहीं था, उसे मजबूर किया जा रहा था। भूत का नाटक इसलिए ताकि कोई उसके करीब ना आए, ताकि वो सीधे सबूत इकट्ठे कर सके। राघव ने दांत खींच लिए। उसने धीरे से अपनी रस्सी को घुमाया। हाथ नीचे दीवार के टूटे लोहे से रगड़ने लगा। रस्सी थोड़ी थोड़ी कट गई। बलवीर अपने आदमी से बोला, आज रात दोनों की चिल्ला और इस बार कोई वीडियो नहीं बनेगा। चिल्लाकर कहा, तुम बच नहीं पाओगे। बलवीर हंसा, कौन रोकेगा? गांव मेरा है, पुलिस मेरी है। लेकिन उसे नहीं पता था, राघव की मुट्ठी धीरे धीरे खुल चुकी थी।
रस्सी टूट गई थी। उसी पल बाहर जोरदार आवाज आई, धड़ाम। दरवाजा खुला। राघव की मां अंदर आई। उनके साथ गांव के दर्जनों लोग थे और सबसे आगे पुलिस। बलवीर का चेहरा पहली बार डर से सफेद पड़ गया। ये क्या? राघव खड़ा हो चुका था। उसने जेब से मोबाइल निकाला। वही वीडियो चल रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ उसके पास नहीं था। उसने रात में बेहोश होने से पहले वीडियो गांव के स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था। नेटवर्क कमजोर था, लेकिन मैसेज देर से जाकर सुबह सबके फोन में पहुंच चुका था। पूरा गांव सच देख चुका था। हरिदास पुजारी भी भीड़ में खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा झुका हुआ था। पुलिस ने उसे भी पकड़ रखा था। बलवीर पीछे हटने लगा। ये झूठ है, ये एडिट किया हुआ। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग महिला आगे आई, अनामिका की मां। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी 3 महीने से मेरे सामने कैद थी। तुमने उसे रोज धमकाया। अब बोलो, झूठ कौन है? कमरे में सन्नाटा। बलवीर भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजे पर खुद राघव खड़ा था। उसने पहली बार बिना डरे कहा, अब श्मशान में आग तुम्हारे लिए जलेगी नहीं, लेकिन कानून तुम्हें जिंदा रखकर सजा देगा। पुलिस ने बलवीर को हथकड़ी लगा दी, विक्रम को भी। दोनों चीखते रहे, लेकिन इस बार गांव चुप नहीं था। हर कोई देख रहा था। सम्मान पहली बार डर से बड़ा हो गया था। सब खत्म हो चुका था, लेकिन राघव के मन में एक सवाल अब भी चल रहा था। उसने अनामिका से पूछा, पहली रात मेरे घर कौन आया था? जब मैंने तुम्हें खिड़की पर देखा, उस समय तो तुम बलवीर के लोगों के साथ थी। अनामिका चुप हो गई। उसकी आंखें फैल गईं। मैं उस रात यहाँ नहीं थी। मैं शहर में छुपी हुई थी। राघव का दिल धड़कना बंद सा हो गया। तो फिर वो कौन थी? अनामिका के होंठ कांपे। कुछ कह पाती उससे पहले राघव की मां ने अपने पल्लू से वही चांदी की पायल निकाली। धीरे से बोली, तेरी मौसी की थी, और जिस रात तुमने उसे देखा उसी रात उसकी बरसी थी। कमरे की खिड़की हवा का तेज झोंका अंदर आया और पायल अपने आप फर्श पर गिरकर बज गई। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां कोई नहीं था, लेकिन गीली मिट्टी पर गंदे पैरों के निशान होते हुए बाहर जा रहे थे। बरसी की रात। बलवीर और उसके बेटे को पुलिस ले गई, लेकिन उस रात के बाद गांव का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। लोग अब श्मशान के रास्ते से गुजरते समय सिर्फ डरते नहीं थे, धीरे बोलते थे, जैसे कोई सुन रहा है। राघव कई दिनों तक ठीक से बोल नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता, गीली मिट्टी पर बनते पैरों के निशान, बिना किसी इंसान के। उसकी मां ने पायल लकड़ी के छोटे डिब्बे में रख दी और उसे घर के मंदिर में रख दिया। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ आत्माएं बदला नहीं, सच चाहती हैं। राघव उस वाक्य को भूल नहीं सका। एक हफ्ते बाद गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा। लोग खेतों में जाने लगे, बच्चे स्कूल और चौपाल पर फिर हंसी सुनाई देने लगे। लेकिन राघव के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। वह रोज शाम को अनामिका से मिलने लगा। अब वह स्कूल में वापस पढ़ाने लगी थी। गांव वाले उसे सम्मान से देखते थे, क्योंकि उसने सच सामने लाने की हिम्मत की थी। एक दिन अनामिका ने पूछा, तुम अब भी उस रात के बारे में सोचते हो? राघव ने हंसने की कोशिश की। अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद सो भी नहीं पाती। अनामिका चुप रही, फिर बोली, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, मुझे अफसोस है। राघव ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास और रास्ता नहीं था। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। हवा में पीपल के पत्ते हिल रहे थे। फिर राघव ने धीमे से पूछा, अगर मेरी मौसी सच में आई थी तो उसने सिर्फ मुझे ही क्यों दिखा? अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दूर श्मशान की तरफ देखने लगी। उस रात फिर बरसात हुई, ठीक वैसी ही जैसी पहली रात थी। बिजली कड़क रही थी। राघव बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक बाहर से वही आवाज आई, टक टक टक। उसका दिल एकदम रुक सा गया। वह धीरे से उठा, खिड़की की तरफ बढ़ा। हाथ कांप रहे थे। उसने खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ भीगा आंगन। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, कमरे के अंदर कुर्सी पर कोई बैठा था। सफेद साड़ी, भीगे बाल, चेहरा आधा जला हुआ। इस बार वह अनामिका नहीं थी,
राघव ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि मंदिर में रखे पुराने फोटो एल्बम में उसने आज ही देखा था। वह उसकी मौसी थी, माँ की छोटी बहन। वही चेहरा, वही आंखें। राघव के पैरों से ताकत निकल गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, लेकिन इस बार डर कम था, अजीब सा सुकून था। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, धीरे से अपना हाथ उठाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया, फिर गायब। राघव की सांस अटक गई। कुछ सेकंड तक वह हिल नहीं पाया। फिर उसने दरवाजा खोला। बाहर आंगन में मिट्टी भीगी हुई थी और वहां एक छोटी सी कपड़े की पोटली रखी थी, वही जो पहले कभी नहीं थी। उसने कांपते हाथों से खोला। अंदर एक पुराना खत था, पीला पड़ा हुआ, और ऊपर लिखा था, मेरी बहन के लिए। राघव ने तुरंत मां को जगाया। मां ने जैसे ही खत देखा, उनके हाथ कांपने लगे। ये तो मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने खत को लिखावट कांपती हुई, वह उसकी मौसी की आखिरी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, दीदी, अगर मैं बची नहीं तो राघव को सच मत बताना जब तक वह खुद सामना करने लायक ना हो जाए। उसे डर से नहीं, सच से बड़ा बना। एक दिन मैं खुद उसे रास्ता दिखाऊंगा। आँख फूट फूट कर रोने लगी। राघव की आंखें भर आईं। अब सब समझ में आ गया। उसकी मौसी ने उसे चुना था, क्योंकि सच को सामने लाने का वक्त आ गया था। कुछ महीनों बाद राघव ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। लोग उसे शहर जाने को कहते, नौकरी करने, लेकिन उसने एक अलग फैसला लिया। उसने पुराने श्मशान के पास वाली सरकारी जमीन, जिसे बलवीर बेच रहा था, वापस पंचायत से लेकर वहां एक छोटा स्कूल बनवाया। उसका नाम रखा गया अनामिका स्मृति विद्यालय। उद्घाटन के दिन पूरा गांव आया। अनामिका बच्चों को किताबें बांट रही थी। राघव की मां मंदिर से वही चांदी की पायल लेकर आई। उन्होंने स्कूल के मुख्य दरवाजे के पास पीपल के पेड़ के नीचे पायल रख दी। धीरे से बोली, अब चैन से रहना। उसी पर अचानक हवा चली, पीपल के पत्ते जोर से हिले और पायल अपने आप एक बार बजी। क्षण सब लोग चौंक कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन राघव मुस्कुरा दिया। उसे डर नहीं लगा, क्योंकि इस बार उसे समझ आ चुका था, कुछ लोग मरकर खत्म नहीं होते। वो तब तक रहते हैं जब तक उनका सच दुनिया सुन न ले। उस रात राघव स्कूल के बाहर अकेला बैठा था। आसमान साफ था, बारिश रुक चुकी थी। पीपल के पेड़ के नीचे हल्की सफेद परछाई खड़ी थी। इस बार न जले निशान थे, न दर्द, बस शांत चेहरा। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में घुल गई। राघव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में पहली बार सुकून था, क्योंकि उस रात श्मशान से जो लड़की उसके घर आई थी, वो डराने नहीं आई थी, वो इंसाफ मांगने आई थी। द एंड